हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ पार्ट के बारे में ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 F9 का। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 F9 दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया हुआ था, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो 5 सेक्शंस थे वहाँ तक की बात की हुई थी। आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सिक्स्थ सेक्शन के बारे में, जो कि है पे बैक मेथड से जुड़ा हुआ। इस मेथड में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कितने साल में रिकवर कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? ये कैलकुलेशन हम पे बैक मेथड की हेल्प से करते हैं। यहाँ पे जो हम पे बैक मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, यहाँ पे हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करेंगे। बस ओके, रफ में लिख लीजिएगा आप लोग कि हम लोग यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अपने कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। किस मेथड में? इसी पे बैक मेथड में ही शामिल करें। लेकिन यहाँ पे फॉर कीपिंग इट लिटिल बिट मोर सिंपलर, व्हाट दे हैव जस्ट showed you how to calculate the payback period, and then in the coming chapters we will learn how to calculate the payback period with discounting factors। तो हम लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम लोग बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि भाई हम लोग कितने साल में अपने पैसे को रिकवर करेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात यहाँ बताई गई है कि अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं तो आप कितने साल में अपने पैसे को रिकवर कर लेंगे। जितना पैसा आपने लगाया उतना कितने साल में रिकवर कर लेंगे, सिर्फ उतनी सी बात हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, द पे बैक पीरियड इज़ द टाइम अ प्रोजेक्ट विल टेक। एक प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा टू पे बैक द मनी स्पेंट ऑन इट। जितना हमने उस पर इन्वेस्ट किया वो कितने साल में हमें रीपे कर देगा, ये हम यहाँ पे जानते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने ROCE मेथड में क्या किया था? हमने ROCE में प्रॉफिट की बात की थी। आपको याद होगा अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट इसका देखा है चैप्टर नंबर 2 का, और ये मैंने क्या कहा था, सिर्फ ROCE ही एक ऐसा मेथड है जहाँ पे प्रॉफिट को हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जितने भी मेथड हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कैश फ्लो को यूज़ करेंगे। एंड प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात क्यों कही गई है? मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट बहुत सामान बेचा, बहुत कुछ बेचा, लेकिन अगर पैसे लोगों ने नहीं दिए तो क्या आपके पास लिक्विडिटी है? द आंसर इज़ नो, आपके पास लिक्विडिटी नहीं। लेकिन अगर हम कैश फ्लो है हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास लिक्विडिटी है। तो हम पे बैक में हमारे पास लिक्विडिटी को भी हम जान जाते हैं। डिसीजन रूल्स, ओनली सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स दैट पे बैक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यहाँ पे जब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हमको पे बैक मतलब हमारा पैसा रिटर्न करने की क्षमता या कैपेसिटी अपने पास रखते हैं। चूज़ बिटवीन ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फास्टेस्ट पे बैक। और हम लोग सिर्फ उसी को उसी प्रोजेक्ट्स को चुनेंगे जो प्रोजेक्ट हमें सब बहुत जल्दी पेमेंट हमें दे देते हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर चुनते हैं। तो मतलब हम लोग यहाँ के मेरे कहने मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम लोग पे बैक मेथड में जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग जब डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें किस प्रोजेक्ट को चुनना है, तो जो प्रोजेक्ट हमें एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हमें पैसा लौटा देंगे हम उनको चुन लेते हैं। जो प्रोजेक्ट्स हमें बहुत जल्दी पैसा दे देते हैं हम उन प्रोजेक्ट्स को भी चुन लेते हैं। अब मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कहने मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सपोज दैट आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और आप अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप पे बैक पीरियड मेथड का इस्तेमाल करोगे और देखोगे कि अगर हाँ 4 साल के अंदर उसमें कैलकुलेशन में आ गया कि हाँ 4 साल में पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा। और फिर आपने एक और प्रोजेक्ट देखा जहाँ पे दिख रहा है कि आपका 2.5 साल में ही पैसा वापस आ जाएगा। तो आप किस प्रोजेक्ट को चुनोगे? आप उस प्रोजेक्ट को चुनोगे जहाँ पे पैसा आपका जल्दी आ रहा है। उसी प्रोजेक्ट को हम लोग वहाँ पर चुनेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ सिंपल सा है। अब 2 फॉर्मूले बन सकते हैं यहाँ पे। पहले फॉर्मूले में ये कहा है कि हर साल हमको जो पैसा मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है। अगर भाई हमको हर साल पैसा सेम मिलने वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट एनुअल कैश लिखा ना,
सेम कैश फ्लो अगर हर साल मिलने वाला है तो फॉर्मूला हो जाएगा कि जितना पैसा आपने स्टार्टिंग में लगाया, जैसे सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए लगाया और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 10,000 रुपये हर साल पाने वाले हो, तो भैया आप कितने साल में पे बैक पीरियड हो जाएगा? 10 साल में, 10 ईयर्स। दैट इज़ द आंसर। यही करना है बस यहाँ पे, ठीक है। चलिए TYU4 की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है? एन एक्सपेंडिचर ऑफ $2 million इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लो ऑफ $5 lakh ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 7 years। तो भाई आप यहाँ पे 2 मिलियन मतलब कितने हो गए? 20 लाख रुपए। तो आपने खर्चा कितना करने वाले हो? 20 लाख। ध्यान दीजिएगा, पूरी FM की किताब में आपको ये मानना है कि आप एक रूम में बैठे हैं या एक टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं यहाँ पे, और आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है। अब देखो क्या लिखा है, एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मिलियन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, मतलब प्रोजेक्ट करने से पहले ही आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार इस प्रोजेक्ट को मैं करूँगा तो मेरे 20 लाख रुपए खर्च होंगे, ठीक है। और जो नेट कैश इनफ्लो होगा वो हर साल कितने का होगा? सिर्फ 5 लाख रुपए का होगा। तो भैया क्लियर आपको दिख रहा है कि एक साल में अगर आप 5 लाख पाओगे और अगर आप 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो पे बैक पीरियड कितना आ जाएगा यहाँ पे? डिवाइडेड बाई 5 लाख। कितना आ गया यहाँ पे भाई? ये आ गया आपका 4 साल। तो दैट इज़ द आंसर। इतना ही इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, बस उससे पहले ही डिसाइड करना है, ठीक। अब पे बैक पीरियड मे नॉट बी फॉर एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो 4 ना आए, वो 4.2, 4.3 है। क्या लिखा है? टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड इन ईयर्स एंड मंथ्स यू शुड मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर बाई 12। मैं सिखा दूंगा कैसे ये 12 से क्या बातें कही गई हैं। टू गेट द नंबर ऑफ मंथ्स, दिखा दूंगा कैसे इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मंथ आ जाएगा, पॉइंट में रहेगा तो वो ईयर्स में रहेगा। मंथ्स शुड बी राउंडेड अप रादर देन डाउन। आप उसको डाउन नहीं करेंगे, अप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है पे बैक पीरियड ऑफ 3.3 ईयर्स एंड 8.3 मंथ्स, क्या बोलेंगे आप? इसको 9 मंथ्स बोलेंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व, अब क्या कहते हैं? विल इन्वॉल्व मतलब फ्यूचर में होगा। कितना इन्वॉल्व होगा उसमें खर्चा? 1.8 मिलियन, मतलब कितना हो गया? ये 18 लाख हो गया, ठीक। तो 18 लाख रुपए आपका खर्च होगा। एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट वुड भी कितना आएगा? आपको कितने पैसे मिलेंगे हर साल? आपको हर साल जो पैसे मिलेंगे वो 3,50,000 मिलेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 5.1429 ईयर्स आ जाएगा, ठीक। तो अगर ये मैं कैलकुलेटर से दिखा भी देता हूँ आपको, 18 लाख डिवाइडेड बाई 3,50,000 कितना आ रहा है? 5.1428 आ रहा है ना, तो हमने 29 ले लिया था यहाँ पे। अब इसके बाद ये ईयर्स में आ गया एंड व्हाट दे वांट। तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा आंसर मंथ्स में है तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, 5. हम इसको 14 है तो हम सिर्फ यहाँ अब जो हम बात करेंगे वो पॉइंट की बात करें, ठीक है। एक साल इज इक्वल टू कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। ध्यान से देखना मैं कैसे करने वाला हूँ। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 0.1429 में कितने महीने होंगे? इतना सा करना है बस। 1429 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1.7 मंथ्स आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 1.7 मंथ्स। कितना बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे 2 मंथ्स। तो ये जाएगा 5 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। तो अगर वो आपसे ऐसा आंसर पूछ रहे हैं तो आप इसको ऐसा ही करिएगा, 1 ईयर इज इक्वल टू 12, देन पॉइंट वाला फिगर को ले करके इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ईयर 2 मंथ्स। और अगर वो ईयर्स में पूछ रहे हैं डायरेक्टली तो यू कैन ऑल्सो राइट 5.1429 ईयर्स। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हर साल जो पैसे आपको आएँ वो सेम ही आएँ। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हर साल जो अमाउंट आए वो अलग अलग वैल्यू का आए, मतलब अलग अलग कैश इनफ्लो हो। जैसे यहाँ तो 3.5 लाख इन्होंने बोल दिया हर साल, लेकिन असली में जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा। इन प्रैक्टिस कैश फ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट आर अनलाइकली टू बी कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, वो कांस्टेंट हो ये बहुत कम संभावना है। वेयर कैश फ्लो आर अनइवन, पे बैक इज कैलकुलेटेड बाय वर्किंग आउट द क्यूमुलेटिव कैश। मैं ये सिखाता हूँ कैसे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। हम लोग क्यूमुलेटिव कैश फ्लो वहाँ पे निकालेंगे।
देखिएगा, अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग कैश फ्लो। हमने ये देखा कि यहाँ पे इनका पहले साल ही क्या है, ये नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हमें इतना क्या कर रहे हैं, इतना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं। तो खर्च करने का क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको तो अलग तरीके से कराऊंगा, किताब में अलग तरीके से है। पहले आप मेरा तरीका समझ लीजिए, फिर किताब वाला अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक देखिए कैसे कैसे काम करेगा। आपने पहले साल में यहाँ जो खर्च किया, वो कितना खर्च किया आपने, वो 1900 रुपये खर्च कर दिए। पहले साल आपको जो पैसे मिले वो कितने मिले, 300 मिले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्यूमुलेटिव। मैं इसको भूल जाइए, 2 पल छोड़िए, इसको मान लीजिए नहीं लिखा है। ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। ठीक, अलग से मैं सोच लीजिए। ईयर 1 है, कैश फ्लो 300, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो यहाँ हो जाएगा 300। सेकेंड ईयर का मिला के 800, तीसरे साल का 800, 600, 1400, 1400 प्लस 800 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200, 2200 प्लस 500 ये हो जाएगा 2700। ठीक, तो अब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, अब मैं यहाँ एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना रुपया, 1900। अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट रिकवर कितना हो गया है, अमाउंट रिकवर हो गया है, अमाउंट रिकवर इन, ध्यान दीजिए हमको करना क्या है कि 1900 है उससे छोटा ले लीजिए, कितना है, थर्ड ईयर। अमाउंट रिकवर्ड इन 3 ईयर्स, कितना रिकवर किया आपने, 1400। अभी भी कितना बाकी है, 500। लेकिन हम फोर्थ ईयर में देखा जाए तो हमें कितना रिकवर कर लिया, 2200 कर लिया। फोर्थ ईयर में ज़्यादा हो गया, थर्ड ईयर में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर कहीं ना कहीं 3 ईयर कुछ मंथ्स होंगे। तो ये हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दें अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन फोर्थ ईयर। हमको फोर्थ ईयर 500 चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे जो कमा रहे हैं वो 2200 रुपये कमा रहे हैं कितने महीने में, सॉरी 2200 नहीं 800, ठीक है 2200 तो क्यूमुलेटिव है ना, 800 रुपये हम कमा रहे हैं 12 महीने फोर्थ ईयर में, है ना। तो फोर्थ ईयर में हम 800 रुपये कमा रहे हैं 12 महीने, लेकिन हमको कितना कमाना है, सिर्फ 500 रुपया। इसको 2 बार देख लेना जो मैं कह रहा हूँ, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 500 को मल्टीप्लाई करिए, 500 को मल्टीप्लाई करिए आप 12 से, डिवाइड करिए 800 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 मंथ्स। तो कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स एंड 7.5 मंथ्स। तो ये कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स 8 मंथ्स। अब मैं इसको सेकंड आंसर करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको पॉइंट में निकालना चाहते हैं, अगर हमने 800 रुपये कमाए 1 साल में, तो 500 रुपये कितने में कमाया, ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर वही बात, क्या करेंगे, कैलकुलेटर ले लीजिए, 500 इंटू 1 तो 500 ही हो गया, डिवाइडेड बाई 800। 500 इंटू 1 क्या था भाई, फिर से करते हैं, 500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 800, तो कितना आ गई, 0.625। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.625 ईयर्स। तो या तो आप आंसर ये बोल दो, या तो आप आंसर 3 ईयर 8 मंथ्स बोल दो। तो अगर आप 12 से करोगे तो आपका आंसर मंथ्स में आ जाएगा, अगर आप 1 से कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, तो वो ईयर्स में ही रह जाएगा। 1 ईयर हो गया ना, बस इतना सा लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं। किताब में क्या किया जा रहा है इसको भी समझ लेते हैं। अब किताब में क्या किया गया है कि इन्होंने यहाँ पे -1900 है, ठीक, उनकी बात भी सही है। -300 कर देंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा -1600, है ना, ऐसे करके। फिर -500 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1100 माइनस का। फिर क्या कर देंगे तो ये हो जाएगा -600 में 500 बचेगा। फिर 800 गए तो ये बचेगा 300 पॉजिटिव, फिर ये हो जाएगा 800 पॉजिटिव। तो यहाँ भी वही बात, अब यहाँ पे आप जाके पॉजिटिव में हो गए हो, इसका तो ये हुआ कि थर्ड ईयर में आप नेगेटिव में थे, फोर्थ ईयर में पॉजिटिव में आ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या हुआ है, आपका पैसा रिकवर हुआ है। तो आप इसको भी किताब के तरीके से कर लीजिएगा।
यहाँ पे जो मैंने करा आप उसको भी देख सकते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे पास हो रहे हैं, हमेशा ही पास हो रहे हैं। TOS 7 की बात करते हैं, यहाँ भी सेम तरीका वही है, कुछ खास नहीं है। जीरो में 3100 है। फिर मैं जल्दी कर देता हूँ इसको भी। फर्स्ट में हमने इन्वेस्टमेंट इतना किया है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 1000, 1900, 1900 और 8, 2700, 2700 और 5, 3200। अब देख रहे हो इसी बीच में आंसर आएगा, 3200 और 5 और 3700। तो अमाउंट इन्वेस्टेड, अपनी कॉपी में नोट जरूर करते रहिएगा। अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया, 3100। अमाउंट रिकवर्ड, अपनी भाषा में जल्दी लिखिएगा आप लोग। अमाउंट रिकवर्ड, कितना रुपया हमने रिकवर कर लिया है इन 3 ईयर्स, 2700। कितना बचा, 400। अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन 4th ईयर, कितना रुपया, 400। अब ध्यान दीजिएगा, हमने 4th में कितना कमाया, 500 रुपया। हमने 500 रुपये कमाए एक साल में, हमको कमाना था 400 रुपया, तो कितना आ जाएगा, 400 इंटू 1 दैट इज़ 400 डिवाइडेड बाई 500। कितना आ गया, 0.8। इट मीन्स द आंसर विल बी वॉट, 3 ईयर 3.8 मंथ 3.8 ईयर्स। इसका आंसर जाएगा 3.8 ईयर्स। और अगर इसका आंसर मंथ्स में दिया तो कैसे निकलेगा, आइए उसको भी निकाल लेते हैं। हमने 500 रुपये कमाया 12 महीने में, तो 400 कितने महीने में कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.8 मंथ्स, है ना। करके देख लीजिए, 500 नहीं 400 था ना, 400 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 500, कितना आ गया, 9.6 है, 9.6 आ रही है। तो ये हो गया आपका 9.6। 9.6 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा ये, 3 ईयर्स एंड 9.6 में मतलब 10 मंथ्स, हम इसको 10 मंथ्स कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका 10 मंथ। तो आपका आंसर या 3 ईयर्स एंड 10 मंथ्स आएगा, या आपका आंसर 3.8 ईयर्स आएगा। आई थिंक आपको बातें अब समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात की गई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ पे बैक। तो पहले हमको पता है कि इसे एडवांटेज का ये बहुत ही सिंपल है। इट इज़ यूजफुल इन सर्टेन से, जहाँ सिचुएशन बहुत सर्टेन, हमको पता है कि इतने ही समय में पैसा आ जाता है आसपास, वहीं पे हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इन सर्टेन सिचुएशन रैपिडली चेंजिंग, जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही हो, क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है वहीं पे हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और पहले ही जान लेंगे कि भाई जितनी जल्दी पैसा आ जाए, क्योंकि बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो हम पैसा रिकवर अपने इस प्रोजेक्ट से नहीं कर पाएंगे। इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट कंडीशंस, बार बार कंडीशन इम्प्रूव होने वाली हमको पता है फ्यूचर में, तो जितनी जल्दी पैसा आ जाएगा हम देख लेंगे। अगर हमारा पैसा जल्दी आ रहा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं आने वाली जल्दी तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इट फेवर्स क्विक रिटर्न, हेल्प्स कंपनी ग्रोथ, हमको इससे मेथड से पहले हम दिमाग लगा लेते हैं, मिनिमाइज रिस्क कम हो जाता है, हमारी लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम कैश फ्लो की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं। It uses cash flow not accounting profit which we have discussed already in the ROCE method. डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं, इट इग्नोर्स द रिटर्न आफ्टर द पे बैक पीरियड। जैसे हमने क्या देखा कि 3.8 ईयर्स में हमारे पैसे आ गए, क्या हम उसके बाद का देख रहे हैं कि 5th ईयर में 6th ईयर में कितने पैसे आ रहे हैं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दोज थिंग्स। तो ये बहुत ही बुरी बात है इस मेथड में, कि फ्यूचर में कितना पैसा आने वाला है उसकी हम बात ही नहीं करते इस मेथड में। इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। अब पहले साल में आपको मान लीजिए 10 रुपये आया और आखिरी साल में आपको 40 लाख आया, तो 5 साल बाद 40 लाख रुपए आ रहा है और आपको अभी से 10 20 रुपये या 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो 4 से 25 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद अगर आपको 1 करोड़ रुपये मैं दे दूँ तो कोई मतलब है उसका। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस में बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। फिर आती बात इट इज़ सब्जेक्टिव। अभी आप इतना समझ के रखिए, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी आपकी जो FM की किताब है ये पूरी इसी पे चलती है। मैं दिखाऊंगा कैसे, ये बात आप लोग को समझ में आएगी जब हम 3rd और 4th चैप्टर पढ़ लेंगे, तभी बेटर समझ में आएगी। इसको छोड़ दीजिएगा अभी इस लाइन को, ठीक है।
इट इज़ सब्जेक्टिव नॉट डेफिनेटिव इन्वेस्टमेंट सिग्नल, ये इसमें बहुत ही एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यार इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। इट इग्नोर्स प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात ही नहीं करता भाई, ये सिर्फ कैश फ्लो की बात करता है ये मेथड। तो ये इतनी सी बुराई यहाँ पे उन्होंने करी हुई है। इन द एग्जामिनेशन इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कैन डिस्कस द फीचर्स ऑफ पे बैक। एग्जाम में पक्का एक बार देख लीजिएगा। अब एग्जाम किट देखिएगा, मैं एग्जाम किट बाद में कराऊंगा। एग्जाम किट में आपको दिखेगा कि यहाँ पे पे बैक का जो फीचर्स हैं वो एग्जाम पूछते हैं। एज एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये टॉपिक ही इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चल रहा है, टेक्निक एज वेल एज बीइंग एबल टू डू दैट। तो आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, पे बैक मेथड के बारे में और इसके कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो हमने बातें पढ़ी उन्हीं को यहाँ डिस्कस फिर से किया गया। ये बहुत ही सिंपलिसिटिक कॉन्सेप्ट है, इजीली अंडरस्टूड है, इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी में इसका क्विक पे बैक इज एसेंशियल, जहाँ पे हो सकता है इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट कंडीशंस हो रही हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सिंपल बातें यहाँ बताई, ठीक है। पे बैक फेवर्स प्रोजेक्ट विथ अ क्विक रिटर्न। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट दीज आर टू बी प्रेफर्ड फॉर 3 रीजंस। रैपिड प्रोजेक्ट पे बैक लीड्स टू रैपिड कंपनी ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर जल्दी पे बैक पीरियड कंपनी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। रैपिड जल्दी पे बैक हो जाएगा, रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रैपिड पे बैक जल्दी पैसा आएगा तो लिक्विडिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बातें यहाँ बताई गई, आराम से इसको किताब में पढ़ेंगे ना मजा आएगा। अब कैश फ्लो की बात, अनलाइक आरओसी में कैश फ्लो की बात नहीं की जाती है। इट यूजेस कैश फ्लो rather than profits and so it less likely to produce an unduly optimistic figures। तो ये बहुत ही झूठ बूठ की बातें यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी, जो रियल में कैश फ्लो आएगा सिर्फ वही यहाँ पे बातें होती हैं। फिर बात की गई है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस के बारे में। प्रोजेक्ट रिटर्न्स में बी इग्नोर्ड आफ्टर द पे बैक, है ना, जो लिखे कैश फ्लो अराइजिंग आफ्टर द पे बैक पीरियड टोटली इग्नोर्ड। जो पैसा हमको बाद में मिलता है उसको हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। टाइमिंग, कब पैसा मिल रहा है इसके बारे में भी यहाँ कोई बात नहीं की जाती है। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मेजर एज टू व्हाट लेंथ ऑफ टाइम शुड बी सेट। हम लोग कितना बोलें कि 5 साल में आना चाहिए, क्या सही क्या है, 4 साल में आना चाहिए, 3 साल में, अच्छा क्या है, बेस्ट क्या है, वो ठीक है, अच्छा बेस्ट एक है, लेकिन फिर भी तो हमको यहाँ पे कोई बेंचमार्क नहीं, किसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे विच इज़ द बेस्ट वन। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज इग्नोर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी को हम यहाँ बात ही नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो की बात करते हैं साहब। भाई 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेलिवेंट कैश फ्लो टू बी कंसिडर्ड इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे साहब आती है बात, अब आपको याद होगा मैंने संक कॉस्ट के बारे में बात की थी, कमिटेड कॉस्ट के बारे में बात की थी, नॉन कैश के बारे में बात की थी, एलोकेशन के बारे में बात की थी। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेलिवेंट कैश फ्लो टू बी कंसिडर्ड, जिसको हम शामिल करते हैं। मार्केट रिसर्च, इट इज़ ऑलवेज सर्च संक कॉस्ट, ये हो चुका होता है। एडिशनल टैक्स दैट विल बी पेड ऑन एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेटेड, भाई ये आपका आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि ये हमको फ्यूचर में करना है, ये ऑलरेडी हो नहीं गया, ये हमको फ्यूचर में करना है। सेंट्रली एलोकेटेड ओवरहेड्स, एलोकेट हो चुका है तो भैया इसको हमको मतलब नहीं है। टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश खर्चा है, ये भी क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, T/9 देख लेते हैं। गारफील्ड कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू एंटर इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पूछ क्या है? इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर्ड। देखो क्या लिखा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ कवर्ड है? चैप्टर नंबर 3 में कवर्ड है। व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। हमको यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट ही बस निकालना है, छोटा सा क्वेश्चन, 2 मिनट लगेगा, कर देते हैं। Garfield company is considering whether to enter into a new project. The machinery which would be used to produce the good for the contract was purchased 7 years ago at a cost of 80,000. तो ये संक कॉस्ट है, ये ऑलरेडी हो चुका है, we don't have to consider this one, है ना। आगे की बात देख लेते हैं। फिर लिखी है बात विथ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years, डेप्रिसिएशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब इक्वल डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है। द मशीनरी हैज़ बीन आइडल फॉर सम टाइम, बहुत ही कुछ दिन से खाली पड़ी हुई है। एंड इफ नॉट यूज्ड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी स्क्रैप्ड एंड सोल्ड इमीडिएटली। हम इसको बेचेंगे, कितने का बेचेंगे भाई? इसको हम बेचेंगे कितने का? 5,000 रुपये का बेचेंगे। तो ये आपका फ्यूचर में होने वाला है। आफ्टर यूज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट द मशीनरी वुड बी हैव नो वैल्यू एंड वुड हैव टू बी डिसमेंटल। डिसमेंटल मतलब होता है किसी जैसे साइकिल है, साइकिल को अगर आप पूरा नट बोल्ट खोल दोगे तो क्या हो जाएगा? वो डिसमेंटल्ड हो जाएगा ना। एंड डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 रुपये। हम कितने का बेचेंगे? 1500 का बेचेंगे। टोटल जो यहाँ मैंने बेचने जो हमारी चीज़ होने वाली है वो 6500 की होने वाली है। तो टोटल यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई? वो आ गई 6500 रुपये। तो यहाँ पे रिलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? 6500 हो गया। आइए T/10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पे बैक मेथड। पे बैक मेथड का क्या एडवांटेज है भाई? इट टेक्स अकाउंट ऑफ टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। नहीं, ये तो हमने पहले देखा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं लेता है।
इट इज़ अकाउंटिंग प्रॉफिट, नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को भी नहीं लेता है। इट टेक्स अकाउंट ऑफ कैश फ्लो आफ्टर द एंड ऑफ पे बैक, नो, ये भी नहीं लेता है, वो तो पहले का ही लेता है। इट कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग, यस, ये एक लोअर लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइस एट द फर्स्ट स्टेज इन एलिमिनेटिंग ऑब्वियस इनएप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट, है ना, जो प्रोजेक्ट अच्छे नहीं हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी 11 की बात कर लेते हैं, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी बात इसमें से सही नहीं है। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड, ROCE की बात यहाँ पे की गई है। ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्स अकाउंट ऑफ लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट की बात करता है? नहीं, ये बात लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट की नहीं करता है। फोकस ऑन अर्ली पे बैक पीरियड कैन इन्हांस लिक्विडिटी, अर्ली पे बैक पीरियड से अगर हम फोकस करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, ये तो सही बात है, तो ये ट्रू है। इन्वेस्टमेंट रिस्क इज इंक्रीज इफ द पे बैक पीरियड लॉन्गर, यस, अगर पे पीरियड लंबे होंगे तो हमारा रिस्क बढ़ेगा, ये भी बात ट्रू है। शॉर्ट टर्म फोकास्ट आर लाइकली टू बी मोर रिलायबल, यस, शॉर्ट टर्म फोकास्ट करेंगे ज़्यादा, अब आप 1 दिन 2 दिन की बात करेंगे ज़्यादा रिलायबल होगी, 50 साल की बात करेंगे कम रिलायबल होगी, तो ये ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। T/12 अकॉर्न कंपनी इज कंसिडरिंग परचेजिंग अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ कितने का, 1,10,000 रुपये का वो खरीदने का प्लान कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखना कैसे कैसे क्वेश्चन होगा ये। दैट विल बी ऑपरेटेड फॉर 4 years आफ्टर विच इट विल बी सोल्ड फॉर एन एस्टिमेटेड ऑफ 9,600, तो 9,600 का हम इसको बेचेंगे। और लाइफ कितनी है इसकी, 4 years की है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया 5,200 रुपये, 25,200 रुपये, ये आपका आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। अब आती है बात, अकॉर्न यूज अ स्ट्रेट लाइन पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा। फोरकास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक, टू बी जनरेटेड बाय द मशीन RS फॉलो प्रॉफिट दिया है। सेलेक्ट द पे बैक पीरियड एंड द एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमको यहाँ पे दोनों निकालना है, पे बैक पीरियड भी निकालना है और ROCE भी निकालना है। तो अगर हम क्या निकालें, सबसे पहले हम लोग चलिए पहले पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं। चलिए पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट में अगर आप क्या लेस कर दें कि ऐड कर दें, आप प्रॉफिट में अगर आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, तो क्या करिए आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, कितना रुपया, 25,200 रुपये, तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64,800, 19,600 प्लस 25,200, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44,800, 22,400 प्लस 25,200 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47,600, 32,400 प्लस 25,200 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 57,600। अब मैंने क्या कहा था, इसके बाद हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अगर हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के बारे में बात करें, तो भाई अब देखिएगा 64,800 है पहले आपका, ठीक, इसमें जोड़ दीजिए आप 44,800 को, तो अगर हम जोड़ लेते हैं 64,800 प्लस 44,800 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,09,600, है ना, 1,09,600 हो गया। इसके बाद इसी में जोड़ दीजिए आप प्लस 47,600 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,57,200। इसी में जोड़ दीजिए 57,600, ये कितना हो गया, ये हो गया 2,14,800। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था ज़रा ये भी देख लीजिए, हमने इन्वेस्टमेंट जो किया था वो किया था 1,10,400 रुपये का। तो अब मैं ज़रा अपने कैलकुलेशन पे चलता हूँ, तो हमने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट हमने जो देखिए आप ज़रा कि 1,14,000 रुपये आपको कब रिकवर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि तीसरे साल में पैसा ज़्यादा रिकवर हो जा रहा है ना, तीसरे साल में जो आपको पैसे मिल रहे हैं ज़्यादा मिल जा रहे हैं, लेकिन दूसरे साल में कम मिल रहा है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना, 1,10,400, अमाउंट रिकवर्ड इन 2 ईयर्स में कितना रिकवर हुआ है, 1,09,600,
तो 1,10,000 1,10,400 माइनस 1,09,600 कितना आएगा? 800 रुपये आया। तो मतलब ये हुआ कि हमारा 800 रुपये हमको और रिकवर करना है, और जबकि अगले साल कितना हमारा कैश फ्लो हुआ है, हमारा अगले साल जो हमने पैसे कमाए हैं वो 47,600 कमाया है ना। तो अगर हमने साहब अगले साल 47,600 कमा लिया है, कितने महीने में कमाया? ये देखो, ये ईयर्स में है, तो इसका आप 1 ले लीजिए। 47,600 ने ईयर्स में कमाया, तो 800 हमने कितने दिन में कमाया होगा? बस यही कर दीजिए, 800 डिवाइडेड बाय कितना? 47,600 कितना आ गई? 0.016 है, मतलब डेट इज 0.02 कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2.02 ईयर्स। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया। अब हम ROCE की बात कर लेते हैं। ROCE कैसे निकलेगा? जिसको कुछ भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में ना, तुरंत क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिख देना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा अलग से, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो एवरेज प्रॉफिट ये टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? ये टोटल करेंगे तो ये आप करीब 1,14,000 आता है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट। ROCE का फॉर्मूला क्या होता है? ROCE का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, दैट इज़ 1,14,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, सॉरी 1,14,000 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 28,500 रुपये अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? ROCE कौन से मेथड से निकालना है? ROCE एन एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेटेड ऑन एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट कहा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एवरेज निकालना। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो 1,10,400 प्लस 9,600 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 60,000 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 60,000 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आता है 47.5%। तो भाई आपका आंसर कौन सा आ गया? आपका आंसर आ गया ये। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए आपका आंसर बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चैप्टर खत्म हो गया भाई। तो फॉर टुडे वी जस्ट कीप अप टू दिस लेवल। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू कमेंट, आपको जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप डाउट्स बोलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।